अच्छा, इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस पढ़े थे, सही है, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा मसला होगा शुरू शुरू में, कुछ बच्चों का जिनका थोड़ी अप्रोच बेहतर है और जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको थोड़ा कम इशू देगा ये। अच्छा, एक फ़ाइनल चीज़ फंक्शंस की रह गई थी जो मैं डिस्कस करता हुआ चलूँ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिएक्ट में ये ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन बनाने का तरीका आप लोगों ने कुछ ये पढ़ा था, या इसको आप अंग्रेज़ी में सिंटैक्स कहते हो कि फंक्शन का सिंटैक्स ये है। इसके अलावा इसका एक और सिंटैक्स है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। उसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप वेरिएबल बनाते हैं, जैसे दोबारा से हमने बना लिया कौन सा, माय फंक। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कुछ ये चीज़ बनाते हैं, सही है, ये पूरा एक फंक्शन है, सिर्फ ये चीज़, सही है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ भी लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन। ये एक दूसरी, इसको दिखाने का एक दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शंस। क्या कहते हैं? तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारी index.js की फ़ाइल है, जो कि बेसिकली हमारे नोट्स हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ ये है। अब ये बेसिकली वन लाइनर भी कहलाता है। वन लाइनर फंक्शन के बहुत सारे नाम है, कोई इसको वन लाइनर कहता है, कोई इसको लैम्डा कहता है, और कोई इसको एरो फंक्शन कहता है। जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली जो मैंने बुक्स में देखा है, एरो फंक्शन का लफ्ज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। अब इसको और शॉर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप इसमें पैरेंथेसिस नहीं देना चाहते, पैरेंथेसिस में आपको पता है कि आप क्या देते हैं, इसका पैरामीटर। अगर आप इसको हटा के सिर्फ ये भी कर लेते हैं तो वो समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है, एक पैरामीटर है। ये भी इसका एक तरीका है। इवन आप ये भी हटा सकते हैं और आप सिर्फ लिख दें num1 या console log num1, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये इस वजह से वन लाइनर फंक्शन कहलाता है कि आप सिर्फ समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चीज़ एक लाइन लिखी हुई है, आपके सामने एक लाइन है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक क्या है, फंक्शन। तो ये वन लाइनर फंक्शंस कहलाते हैं, या एरो फंक्शंस इसका नाम है, या लैम्डा फंक्शंस भी इनको कहते हैं। खैर, अभी आप लोगों का इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप सिंपल वाला कर सकते हैं, फिर लगाना पड़ता है। इसमें एक ख़ास बात है कि एरो फंक्शन में अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देते, अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते, तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न लगा देता है, भले आप लिखें ना लिखें। सही है, आप लिखें ना लिखें, ये रिटर्न का जो कीवर्ड है ये एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब है कि console.log जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो भी आउटपुट होगा वो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, भले आपने रिटर्न लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसका क्या है, सिंटैक्स है जो कि ये फॉलो करता है। अगर आप इसमें पैरेंथेसिस लगा दें, अब आपको रिटर्न लिखना लाजमी है अगर आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो। बात समझ आई? ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट। अभी इसको इतना ज़रूरी नहीं है, ये बस आपको दिखाना था कि भाई ये एरो फंक्शंस भी होते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। आपको समझ आ रहा है इनको एरो फंक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बीच में एरो है और बाकी वही पैरेंथेसिस और वही कर्ली ब्रैकेट्स हैं। सही है। खैर, थोड़ा टॉपिक में और आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप्स पढ़ी। डेटा टाइप्स से हमने अलग अलग किस्म की डेटा टाइप्स पढ़ी। उसके बाद हम डायरेक्टली किस पे जंप कर गए थे, हमने सबसे पहले डेटा टाइप्स पढ़ी हैं। उसके बाद क्या पढ़े, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद हमने पढ़ा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट्स के बाद हमने क्या पढ़े, फंक्शंस। अब फंक्शंस के बाद एक और नया मेन टॉपिक है, कंडीशंस। प्रोग्रामिंग का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कंडीशंस, जो कि बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आपको ये बात पता हो तो जो आपकी आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कुछ लोग एडवांस फॉर्म ऑफ इफ एल्स कंडीशंस कहते हैं। सही है, यानी कि वो कहते हैं कि भाई एआई कुछ नहीं है, बस एक एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स किस्म के क्या हैं, कंडीशंस हैं। सही, कुछ साइंटिस्ट हैं जो उसको ऐसे मानते हैं, कोई एआई शेआई नहीं है, ये सिर्फ कंडीशंस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखी गई हैं। अब ये कंडीशंस क्या हैं
और क्यों इस्तेमाल होती हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स। सही है, सिंटैक्स आपको समझना और लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंटैक्स में जो चीज़ आप लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? इफ़। उसके बाद आप क्या लगाते हैं? पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या लगाते हैं आप? कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपकी इफ़ की कंडीशन ख़त्म हो गई। सही है। इसके अलावा इसका एक और सिंटैक्स है जिसमें आपके पास फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कंडीशन आएगी, यहाँ पे कोई आपके पास बॉडी आएगी, लेकिन उसके बाद आपके पास क्या आएगा? एक एल्स। इसको अभी डिस्कस करेंगे। और उसके सामने क्या लगता है? एक कर्ली ब्रैकेट्स लगता है। ठीक है। उसके बाद आप एक और इसका एक सिंटैक्स है जिसमें ये चीज़ सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद इसमें एलएफ होता है या एल्सेफ होता है। एल्सेफ होगा और आपके पास एक और कंडीशन होगी। इसको ज़रा मिला के लिखें तो समझ आएगा कि ये इसका पार्ट है। उसके बाद आप एल्स का एक और कंडीशन लगा सकते हैं। अब ये 3 तरह के सिंटैक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कुछ आने वाले वक्त में अभी। सही है। सबसे ईजीएस्ट कौन सा है? इफ़। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इफ़ एल्स। उसके बाद और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा कौन है? इफ़ एल्स इफ़ एल्स। अब इसको पहले थोड़ा समझते भी हैं क्या चीज़ है। इससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? एक न्यू फाइल हम कहते हैं conditions.js। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ज़रा आप थोड़ी देर ना देखें इसको, लेकिन ये मुझे चाहिए तो वरना मैं भूल जाऊंगा। सही है। अब हम वापस चलते हैं अपनी कंडीशंस की फ़ाइल में। अब कंडीशंस की फ़ाइल को चलाने के लिए आपको याद होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा? index.html में हमें स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी। तो हमने फंक्शंस को हटा दिया, हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं। हम स्क्रिप्ट में क्या लगेगा? src में हमारे पास क्या लग जाएगी? कंडीशंस। उसके बाद हम इस index.html को हम ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। इसको अगेन थोड़ी देर ना देखिएगा। और इन्होंने दोबारा से पासवर्ड बदल दिया है। चलो खैर, बाद में देख लेंगे। उसके बाद index.html अगर आपको देखा तो यहाँ पे चल गया है। एक काम करते हैं, index.html में कुछ लिख ही लेते हैं ताकि समझ तो आए चल रहा है। हम यहाँ पे h1 लिखते हैं, दिस इज़ HTML। सही है, ताकि पता लगे कि भाई HTML चली है, खाली खाली कुछ समझ में ही नहीं आता। हमने यहाँ पे अपना इंस्पेक्ट खोल लिया और ये हमारा आ गया कंसोल, जो आजकल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है। अब हम बनाते हैं एक अदद कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन सबको समझ आ रही है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये चीज़ है कि उर्दू में क्या मायने होते हैं कंडीशन? ऐसे नहीं हो तो ये कर दो। सही है कि मुझे टोटल लुगत तो समझ में नहीं आ रही कि मैं कंडीशन को उर्दू में क्या बोलूँ, लेकिन मतलब इसमें कोई भी कैफियत, अगर आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं कि भाई ये वाला अगर वेरिएबल ऐसे है तो ये करो, अगर ये वेरिएबल ऐसा नहीं है तो ये करो। मतलब आपके पास 2 रास्ते हैं। सही है, 2 रास्ते हैं। अब आपको आपका कोड ये डिसाइड करेगा, आपका प्रोग्राम ये डिसाइड करेगा कि मुझे दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते पे जाना है। बात समझ आई? सिंपल। अब वो आप उसको बताएंगे कि वो फैसला कैसे करेगा। सही है, उसको करना फैसला है, लेकिन ये भी आप उसको बताओगे कि किस चीज़ को देखते हुए फैसला करना है, और वो फैसला अगर वो कर ले तो वो क्या करे, ये भी आप बताओगे।
सही है। तो सबसे पहले इसको लिखने का जैसा तरीका था, हम क्या लिखते हैं, इफ़। अगर आपको पता हो कि अंग्रेज़ी ज़बान में इफ़ कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है, जब भी इफ़ का लफ्ज़ आता है तो हम समझ जाते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन की बात हो रही है। उसके बाद हमने क्या लगाने थे, पैरेंथेसिस, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, यानी वो कह रहा है कुछ ना कुछ इधर आएगा, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। मैं इसको भी क्या कह देता हूँ, ट्रू। अब एरर हट चुका है। अब आपको पता है कि जो कंडीशन यहाँ पे मतलब वो पूछ रहा है कि डिसीजन कैसे लूँ या किसको देखते हुए लूँ। अब डिसीजन दो तरह के यहाँ पे हो सकते हैं, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। यानी कि यहाँ पे आप कितने किस्म की वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, सिर्फ दो। यहाँ तो आप क्या पास करेंगे, ट्रू, यहाँ आप क्या पास करेंगे, फॉल्स। और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा देता हूँ, दिस इज ट्रू। नहीं, कुछ भी लिख दिया। सॉरी, थोड़ा पाइथन और उसका जेएस का फिर से मिक्सअप हो गया। पाइथन में ट्रू जो है वो कैपिटल टी के साथ आता है और जावास्क्रिप्ट में स्मॉल टी के साथ आता है। तो खैर इसका फलूदा थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इफ़ ट्रू अब किया, उसने ट्रू को पहचान लिया। ट्रू को पहचान लिया तो उसने क्या चला दिया, ये। अब हम इसको कहते हैं क्या, फॉल्स। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, वो खाली। अब जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, या सॉरी वीएस कोड इतना पावरफुल है कि वो समझ गया कि कभी भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या पास किया है, फॉल्स। तो इसने इसका कलर क्या कर दिया है, लाइट कर दिया। तो वो समझ गया है कि भाई जो चीज़ आपने लिखी है कभी भी नहीं चलनी, क्योंकि आपने क्या पास किया है, फॉल्स। इसको हम दोबारा ट्रू करते हैं, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज ट्रू आ गया। यानी एक कंडीशन होती है, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, var check इट इज इक्वल टू कंफर्म। ये जो फंक्शन है, अब तो आप फंक्शंस पढ़ के आ चुके हैं, सही है। अब एक तो फंक्शन जो अभी हम कुछ पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे वो हमारे कस्टम फंक्शन थे, वो फंक्शन से जो हम लिख रहे थे। और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट ने खुद बनाए हैं। उनमें से अलर्ट सबसे पहला जो आपने पढ़ा, उसके बाद कंसोल लॉग आपने पढ़ा। ये दोनों फंक्शंस किसके हैं, जावास्क्रिप्ट के। उसमें से तीसरा एक प्रॉम्प्ट भी एक फंक्शन है जो आपने पढ़ा है, प्रॉम्प्ट भी जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। इसके अलावा ये एक फंक्शन है, कौन सा, कंफर्म। इसका आउटपुट हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लेकिन ये यूजर से पूछता है, इसकी खास बात है। तो इसको अभी हम इस्तेमाल करेंगे। हम कह रहे हैं कि इसका जो भी जवाब है वो किसमें से, वो चेक में। और वो चेक आप कहाँ पास कर दो, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने उसको कंडीशन बतानी है। अभी कुछ बच्चों का दिमाग इधर से उधर हो रहा होगा, इसको थोड़ा स्लो डाउन भी करेंगे, थोड़ा इसको रिपीट भी करेंगे। फिलहाल आप बस समझेंगे यहाँ पे हो क्या है, ठीक है। इसको पहले हटा ही देते हैं, हम सिंपल इसको कंसोल लॉग करते हैं, देखते हैं इधर चल क्या रहा है। हमने क्या किया, चेक। अब ये कमेंट डाउन हो चुका है। अभी वो मुझसे जैसे ही मैंने पेज खोला तो मेरे पास ये आ गया। वैसे अभी ये रिस्की है तो हम इसको डिलीट करते हैं, सही है। अभी यहाँ पे खाली जगह आ रही है, तो अलर्ट में भी आप ये चीज नहीं करते थे और प्रॉम्प्ट में भी। तो आप इसको बोल दें कि व्हाट डू यू, नहीं, आर यू प्रेजेंट। अब ये क्या पूछ रहा है, आर यू प्रेजेंट। मैं प्रेस करता हूं ओके, तो मेरे पास कंसोल में क्या आया, ट्रू। इसी तरीके से मैं, आप समझ गए होंगे, मैं कैंसिल को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट जो है, जो ये आउटपुट आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, या तो ट्रू या फॉल्स। वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप उसको ओके करेंगे तो वो ट्रू जाएगा, कैंसिल करेंगे तो फॉल्स जाएगा। तो हम ये वाला जो आउटपुट है वो किसमें पास कर रहे हैं,
इफ कंडीशन में, सही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इफ कंडीशन में हमने पास किया वेरिएबल जो कि यहां से आ रहा है, सिंपल है। अब दोबारा से थोड़ा सेफ रहने के लिए हम इसको दोबारा चला के देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं आर यू प्रेजेंट, मैं कहता हूं ओके, ओके मैंने प्रेस किया तो मेरे पास कंसोल में क्या चल गया, दिस इज ट्रू। ये दिस इज ट्रू कहां से आया, यहां से। लेकिन अब मैं इसको रिलोड करूं और अब मैं सेलेक्ट करूं किसको, कैंसिल को, तो यहां पे कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब है कि जब इसमें ट्रू पास हुआ तो ये चला, जब इसमें फॉल्स पास हुआ तो ये नहीं चला। यही कंडीशन है कि आप इसको एक वेरिएबल देते हैं, उस वेरिएबल में अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर जो भी आपने काम लिखा हुआ है वो होता है, अगर आप इसको फॉल्स पास करते हैं तो इसके अंदर जो काम लिखा हुआ है वो नहीं होता। अब ये तो आपने बता दिया कि भाई ट्रू हो तो ये चलाओ और फॉल्स हो तो ये ना चलाओ, लेकिन आप इसको ये भी तो आप बताएंगे कि अगर फॉल्स हो तो क्या करो। बात समझ रहे हैं? अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया क्योंकि आपने देखा कि जब मैंने फॉल्स हुआ तो यहाँ पे सब कुछ खाली आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उसके लिए आपके पास एक और चीज है, उसको आप क्या कहते हैं, एल्स। अब एल्स में और इफ में आप एक चीज पे गौर कीजिएगा कि इफ के आगे क्या आता है, पैरेंथेसिस, जहां पे आप उसकी कंडीशन पास करते हैं। एल्स के आगे कुछ था नहीं। उसकी वजह ये है कि एल्स हमेशा तब चलेगा जब इफ फॉल्स होगा। जब इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, तो एल्स को कोई कंडीशन नहीं चाहिए। और मैं यहां पे कह देता हूं योर आंसर इज बहुत सिंपल है। अब ये इसको हम रिलोड कर देते हैं, सही है। अब हम करते हैं ओके, तो हमें क्या मिला, दिस इज ट्रू। हमने इसको रिलोड किया, अब हमने कैंसिल किया, अब हमें क्या मिला, योर आंसर इज फॉल्स। मतलब यहाँ पे अगर इसको ट्रू मिला तो इफ चला, उसको फॉल्स मिला तो एल्स चला। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की कंडीशंस बनाते हैं, आप क्या करते हैं, आप इसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कितनी इसकी डेप्थ में चले जाते हैं। अब इफ एल्स कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा यूज होने वाली एक ऑप्शन है जो आपको जावास्क्रिप्ट देता है। ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट देता है, तकरीबन वही बात है कि दोबारा से सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको देती हैं। अभी आपने देखा कि मैं इस पे कंफ्यूज हो रहा था कि एल्स इफ था, यानी कि ये वाला जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, मैं सोच में पड़ गया था कि ये चीज है या ये चीज है। इसमें क्यों मैं कंफ्यूजन में पड़ा कि एलिफ जो है ये पाइथन की सिंटैक्स है और एल सिर्फ किसकी सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट की। अभी सिर्फ एल्स पे चलते हैं। इसमें किसी को भी मसला है? मजे की बात है, ये तो मैंने एवं खेलने के लिए ऐसा किया। नॉर्मली कंडीशन सिर्फ ये नहीं होती कि डायरेक्ट ट्रू आया या डायरेक्ट फॉल्स आया, इधर और भी कुछ आ सकता है। आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स याद है, कंडीशनल ऑपरेटर्स याद है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, या हो क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप उनको कह लें। तो आपको एक चीज तो ये तो आ गई होगी, नहीं आई तो अजीब सी बात है। मुझे जरा बताइएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, इस लाइन में क्या हो रहा है, इससे क्या आएगा, यूजर से इनपुट। इससे क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू को मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, नंबर्स में, और वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। सही है, बहुत आसान है। अब नंबर में मुझे वो वैल्यू मिलेगी जो मुझे यूजर दे रहा है। इसको जरा देख लेते हैं।
अब आपको पता लग रहा है कि वो प्रॉम्प्ट चला, आपको प्रॉम्प्ट में क्या कह रहे हैं, एंटर फर्स्ट नाम, मैंने कहा 5 और मैंने ओके कर दिया, तो क्या चला, अब क्या हुआ, अब तो मैंने ट्रू फॉल्स तो पास नहीं किया। ये बात किसी को समझ आई? मैंने जो 5 नंबर लिखा वो इसमें आया, सही है, वो 5 फिर किस पे चला, %, तो वो स्ट्रिंग 5 किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं %, इसमें अगर आप स्ट्रिंग वाला 5 रखोगे तो वो आपको क्या रिटर्न करता है, नंबर वाला 5, और वो नंबर वाला 5 किसमें सेव हो गया, num1 में, और वो num1 मैंने कहाँ दिया हुआ है, इफ कंडीशन में। तो लेकिन इफ कंडीशन ये वाली दिस इफ चल गई, लेकिन अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कितनी वैल्यूज लेता है, या तो ट्रू या फॉल्स, तो 5 पे इफ कैसे चला, क्योंकि 5 जो है वो एक ट्रू दी वैल्यू है, क्या है, ट्रू दी वैल्यू, तो फॉल्स दी वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब 0 दूंगा तो क्या है, चलना चाहिए, मतलब एल्स चलना चाहिए। मैंने कहा 0, क्या चलेगा, इफ चलेगा एल्स चलेगा, इफ क्यों चलेगा, स्ट्रिंग में, लेकिन स्ट्रिंग यहाँ पे नंबर नहीं बन गया, तो 0 अगर मैंने ओके किया तो क्या चल गया, एल्स। उसकी वजह क्या है कि जब आपका 0 स्ट्रिंग से बदल के किसमें आया, नंबर में, तो जो नंबर में 0 होता है वो हमेशा कौन सी टाइप की वैल्यू है, फॉल्स की वैल्यू है। अगर आप, मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, बूलियन। इसमें आप वैल्यू पास करके एंटर करें, वो आपको बता देगा इसका जवाब क्या आएगा। उनकी बात गलत नहीं थी, बस वो ये चीज देखना भूल गए थे कि मैंने क्या चीज लगा दी है, %। वो जो बात जिसके बेसिस पे वो कह रहे थे कि ये ट्रू दी वैल्यू आएगी, वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पे वो उसको लग रहा था कि ये स्ट्रिंग पास हो रही है डायरेक्टली, और मैंने ये बात बताई थी कि स्ट्रिंग में आप कोई भी चीज पास करोगे तो उसका जवाब क्या आएगा, ट्रू। अगर आप स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग पास करोगे तो फिर जवाब क्या आएगा, फॉल्स। ये बात समझ आई? इसको थोड़ा चेक करते हैं। मैंने अब हटा दिया %। अब डायरेक्टली मैं जो प्रॉम्प्ट का जवाब है किसमें सेव कर रहा हूँ, num1 में। इसका बल्कि हम कर देते हैं यूजर इनपुट, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। जो भी यूजर इनपुट करेगा वो मैं किसमें पास कर रहा हूँ, इफ कंडीशन में। अब इसको रीलोड करवा लेते हैं हम लोग। अब देखें, अब मैंने 0 टाइप किया, एंटर मारा, बल्कि ज्यादा बेटर नहीं है, मैंने 0 टाइप किया, ओके किया, तो क्या चला अब 0 पे इफ क्यों चला, क्योंकि वो क्या पास हुआ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में कुछ भी पास होगा तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप ना करूं और एंटर दबा दूं तो क्या आएगा, एल्स चलेगा। एल्स क्यों चलेगा, क्योंकि आपका जो यूजर इनपुट है उसमें क्या आ गया, एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, और इफ के अंदर अगर एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी जो कि बेसिकली क्या बन जाती है, फॉल्सी वैल्यू। अगर आपको दोबारा से चेक करना है तो आप कंसोल में आके यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो नीचे आपको क्या दे रहे हैं, ये अगेन ट्रू दी वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज को देखता है। इसको आखिरी में कन्वर्ट वो यही करता है, क्योंकि इफ के अंदर ऑटोमेटिकली क्या लगा हुआ है, बूलियन का ये वाला फंक्शन। वो जो भी चीज़ रिसीव करता है वो किसको भेज देता है, बूलियन को। कहता है यार इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि वो ना स्ट्रिंग को पहचानता है, वो या ना नंबर को पहचानता है, वो किस चीज़ को पहचानता है, ट्रू या फॉल्स। तो उस पर ऑटोमेटिकली बूलियन का फंक्शन लग जाता है। तो जो भी ट्रू दी वैल्यूज आप पास करेंगे उसका रिप्लाई क्या आएगा, इफ चलेगा, और जो भी आप फॉल्सी वैल्यू पास करेंगे उसका रिप्लाई क्या आएगा, एल्स चलेगा। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो एक तरह से दो रास्ते खोलती है।
कि भाई ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। बात समझ आई? बहुत सिंपल, बहुत इजी। लेकिन थोड़ा इसको अच्छा करते हैं। इसको हम फिर करते हैं num1, इसको हम फिर करते हैं parent। हाँ क्या? नहीं नहीं सही। देखो %, में मैं क्या पास कर रहा हूँ, 2 अब नंबर ले रहा हूँ। पहला कौन सा है? num1। दूसरा क्या है? num2। num1 अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, लेकिन कंडीशन क्या है? मैं उससे पूछ रहा हूँ अगर num1 num2 के बराबर हो तो क्या हो जाए? ये चल जाए, if चल जाए। अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या चलेगा? else चलेगा। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। अब ये कौन सा नंबर मांग रहे? फर्स्ट, तो मैंने दे दिया 5। ओके, दूसरे वाले नंबर को मैंने दे दिया क्या? 10। तो क्या चलना चाहिए? तो क्या चला? बहुत ईजी है। इसकी अगेन वजह क्या है कि जब आप बेसिकली ये कुछ ये कर रहा है 5 = 10, तो इसका जवाब क्या आ रहा है? फॉल्स। सही है। ऑपरेटर लगा रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर उसको जवाब दे रहा है फॉल्स, तो वो क्या चला दे रहा है? एल्स। सिंपल सी कंडीशन है, बहुत इजी है, कंडीशनैलिटी है, थोड़ा समझने वाला है। जब इसकी थोड़ी आगे आपकी कंडीशंस डिफ़िकल्ट होती हैं। अभी तो चल जाता क्योंकि मैंने % लगाया हुआ है दोनों में, अभी मसला नहीं देता। वैसे वो वही वाला रूल फॉलो होगा जो कि हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब क्या है? बड़ी भी और इसको ज़रा हम दोबारा चलाते हैं। ये इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहलाता है। तो नंबर 1 है 10 और नंबर 2 क्या है? 5। अब 10 बड़ा है 5 से, लेकिन फिर भी हमारा क्या चलेगा? इफ़। इसके अलावा 10 तो क्या चलेगा? इफ़, क्योंकि इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करते हैं सिर्फ ग्रेटर देन, तो क्या 10 डालने में चलेगा? तो यहाँ पे हमने कहा 10, यहाँ पे हमने कहा 10, तो आंसर क्या आया? बहुत सिंपल है। ये बिल्कुल उसका ताल्लुक इसी से है कि अगर आप ये कंडीशन उठा के अगर आप कौनसोल लॉग में दिखाते तो कौनसोल लॉग में उसका जवाब क्या आता? अगर कौनसोल लॉग में उसका जवाब ट्रू आता तो क्या चलता? इफ़। अगर उसका आंसर फॉल्स आता तो क्या चलता? एल्स। बहुत सिंपल है। अभी तक कहानियाँ बड़ी सिंपल चल रही हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मज़े आ रहे हैं। सही है। हाँ, नॉट आता है। किस में? और गेट में हम एक्सक्लेमेशन कहाँ यूज़ करते हैं भाई? नोट गेट में हम यूज़ करते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे यूज़ होता है। अब ये कह रहे हैं कि ये num1 num2 के सिर्फ बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए तो ये चल जाएगा। ये नॉट इक्वल्स टू यही है। अब ये नॉट इक्वल टू सिर्फ ऐसे भी नहीं चलता, नॉट इक्वल टू ऐसे भी चलता है कि पहले तो चलो कर लेते हैं कि ये num1 num2, अब ज़रा % को हटा देते हैं, सिंपल वैल्यू पे आते हैं। अभी तक नंबर्स के साथ खेल रहे थे, अब स्ट्रिंग्स के साथ खेलते हैं। अब ये क्या है? इक्वल्स टू। अब हमने यहाँ पे चलाया, अब पहले पे हमने दिया क्या? ABC, और दूसरे पे हमने क्या दिया? ABC। क्या चलेगा? इफ चलेगा, एल्स चलेगा? दोनों स्ट्रिंग नहीं है, ABC दोनों स्ट्रिंग है ना भाई, क्या कर रहे हैं?
क्या भाई, डेटा टाइप तो हर वक्त सेम ही रहेगी, दोनों स्ट्रिंग है, नंबर्स नहीं है। अब इसका जवाब क्या है? एफ आएगा, एल्स आएगा? एफ आएगा, एल्स क्यों आएगा? क्या बोल रहा है भाई वो? एफ आएगा, क्या आया? एल्स क्यों आया? मैच नहीं हुआ। मैच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब मैंने बहुत तेज़ी से एक चीज़ कर दी थी। पहले मैं ABC लिखा और दूसरे में मैंने क्या लिखा, तो जवाब क्या आया? फॉल्स। पहले वाले का ए स्मॉल था, दूसरे वाले का ए क्या बोल, बात समझ आ रही है? अच्छा, इस पे अगर हम लगा देते हैं अब यहाँ पे हम देते हैं इसको ABC, यहाँ पे दोबारा से हम इसको क्या दे रहे हैं? ABC। अब क्या चला? वजह हमने सिंपल क्या किया है, हमने कहा है कि भाई num2 के अंदर जो भी वैल्यू आए उसको क्या कर दो? लोअर केस कर दो। और यही काम हम ज़्यादातर कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि ये किस चीज़ का कंपैरिजन होने वाला है, टेक्स्ट का। सही है, तो हम दोनों जगह ये काम करते हैं। अब ये टू लोअर केस जो है ये किसका फंक्शन है? जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है, आपने तो बनाया नहीं है, तो ये लाजमी बात है किसका फंक्शन हुआ? ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हुआ। तो ये टू लोअर केस लगता है उस वेरिएबल पे जिसपे आपका स्ट्रिंग है। सही है, आपके पास जो भी स्ट्रिंग होती है उसके साथ ये वाला फंक्शन साथ में लग के आता है, ये जावास्क्रिप्ट आपको देता है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन सिंपल क्या करता है कि आपके जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको क्या कर देता है? स्मॉल कर देता है। अब इस अपर केस भी कर सकता है, सेंटेंस केस भी कर सकता है, तीनों होते हैं, लेकिन नॉर्मली कन्वेंशन है कि हम लोग लोअर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम डेटाबेस में भी सेव करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लोअर। पता नहीं, बस पर्सनल चॉइस है। अब हम जरा इसका यूज केस देख लेते हैं। अब फर्स्ट करेंगे, पहले में मैंने लिख दिया ABC जिसमें A कैपिटल है। सही है, दूसरे वाले में मैंने AC नहीं, तीनों इसके कैपिटल लिख दिए, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने एंटर किया तो क्या चला? इफ। क्योंकि वो सिर्फ क्या देख रहा है कि चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर उस तरफ ABC है तो यहाँ भी ABC हो, कैपिटल लेटर्स वगैरह का मसला ना हो। ये टिपिकली क्यों ऐसा यूज़ होता है? फर्स्ट करेंगे, आप अपनी ईमेल लिख रहे थे, आपको पता है मोबाइल पे बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड जो होता है आपका, वो पहला लेटर जो है वो उसको कैपिटल कर देता है। ये चीज़ नोट की है? आपके कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होती लेकिन मोबाइल में होती है। अब देखेंगे आपका जो ईमेल है, अगर उस पर आपके प्रोग्रामर ने ये वाली कंडीशन में ये नहीं लगाया हुआ, सही है, तो उसके डेटाबेस में क्या सेव हुआ होगा? छोटा वाला AKHLAQ। सही है, छोटे लेटर्स में आपकी ईमेल लिखी हुई होगी। अभी जो आप उसको पास कर रहे हो उसमें A क्या है? कैपिटल है। तो वो हालांकि आप ईमेल सही दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद ये इक्वल टू का साइन नहीं चलेगा और वो फेल कर जाएगा। तो इस वजह से ये वाला लगाना लाजमी है। आपकी बात समझ नहीं आई। num2 में लोअर केस नहीं लगाते, इस किसको? num1 को num2 को, तो इक्वल ही हो जाएगा फिर। लेकिन अब आपको num2 में ख्याल रखना पड़ेगा कि आप num2 में जो चीज़ टाइप कर रहे हो लोअर केस में टाइप कर रहे हो, स्मॉल में टाइप कर रहे हो, तो फिर इफ चल जाएगा। इसको चला के देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अब फर्स्ट करिए, पहला वाला है, पहले वाले पे क्या लगा हुआ है? लोअर केस। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ ABCD कैपिटल में, फुल कैपिटल में। मैंने कहा ओके। अब दूसरे वाले में मैं ख्याल करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? ABCD स्मॉल। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो क्या चलेगा?
मजाक कर रहा हूँ टेंशन नहीं लो। देखो फिर से कर दे। ये क्या है? ABCD। अब क्या है? ABCD। तो क्या चला? F चला। दूसरे वाले में मैंने D छुपा लिया था, ABC हो गया था, तो उस वजह से L चला। ABCD लोअर केस ही हुआ, दूसरे वाले में ABCD हुआ, तो ये लाजमी सी बात है चलेगा। लेकिन अभी एक इशू होगा। अब फर्स्ट करो यहाँ पे आपने लिखा ABCD, आपने कहा ओके। अब दूसरे वाले में आपने क्या लिखा? ABCD। हालांकि दोनों आपने इक्वल लिखे हैं, लेकिन अब भी आप इक्वल करोगे तो वो क्या देगा? एल्स। उसकी वजह यह है कि उसने उसको क्या कर दिया? अगर आप लोअर केस लगा रहे हो तो फिर दोनों पे लगाओ। सही, एक पे लगाओगे मसले खराब होंगे। 1 2 को असर ही नहीं करता, 1 2 1 2 ही रखता है, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। सही है। तो ये सिंपल से आपके इक्वल टू का साइन है। अब ये एक बंदे ने ये भी कहा था कि ये नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। अब नॉट इक्वल टू में सिंपल क्या होगा? सही, आपने कहा ABC इक्वल्स टू, आपने कहा फिर क्या? ABC, आपने कहा एंटर, तो क्या चला? एल्स। हालांकि दोनों सेम थे, दोनों लोअर केस थे, लेकिन उसके बावजूद क्या चला? एल्स। उसकी वजह क्या है कि मैंने ऑपरेटर क्या इस्तेमाल किया? नॉट गेट इस्तेमाल किया, और नॉट में हमें पता था ये इसको क्या कर देता है? रिवर्स। मतलब ये दोनों का इक्वल का जवाब ट्रू ही आया, लेकिन क्योंकि वहां पे एक्सक्लेमेशन है तो उसने ट्रू को क्या कर दिया? फॉल्स। तो पलट देता है चीज को। सही है। किसी को कोई इस पे मसला? एक काम करते हैं, देखते हैं ये करता है कि नहीं। कर रहा है। मैंने उसको सिंपली लिखा एक्सक्लेमेशन ट्रू, उसने क्या दे दिया? फॉल्स। सिंपली वो आपको ये बता रहा है कि मैं उसको ऑपोजिट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये कंडीशन हम क्यों करेंगे? ऐसी कौन सी दवाई हो सकती है कि हम बोलेंगे ये नॉट इक्वल टू समझ आता है कि ये यूजर नेम इस यूजर नेम के बराबर है तो उसको लॉग इन करा दो, सिंपल। लेकिन नॉट इक्वल टू कहाँ यूज हो सकता है? पासवर्ड इक्वल टू नहीं होगा। वो तो फिर डॉट लेंथ होगा ना। मैं कह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक मुझे कोई ऐसी चीज बताएं कि ये कहाँ पे ये हो सकता है, कोई दिमाग में आ रहा हो? मैं वही पूछ रहा हूँ ऐसी कंडीशन कब हो सकती है। मेरा सवाल ही ये था। ये तो मुझे पता है कि मैं यही कर रहा हूँ कि मैं ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए। सवाल ये ऐसा कि कौन होगा ये ऐसा करेगा? अच्छा, एक सिंपल सी इसमें चीज़ है, आपने टॉगल बटन देखे? टॉगल बटन देखे? सही है। आपने आईसी वालों ने अभी रिसेंटली इसको यूज़ किया है, डार्क मोड, और उसको इन्होंने अभी रिसेंटली बल्कि खोल ही देते हैं यार, इसमें मेरे पास भी है। किस पे? कौन सा ऑब्वियस है इसको? यूज स्टेट। आपका बस एक ही पेज है? हमारे एक असिस्टेंट साहब ने इनको डाउन कर दिया है, थोड़ी देर पहले चल रहा था। जो आपका बेस्ट 2 वाली है उसको मैंने इसी का एग्जाम्पल दिया है। लोड ज़्यादा नहीं है, उसने कोई वो राउटर बंदा बना रहा होगा,
राउटर गलत चलता है ना तो वो कोड ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये वो है, ये डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन में होता है कि एरर भी आता है ना तो उसको रीस्टार्ट कर देता है। तो खैर ये तो कामयाब नहीं हो पाया। अच्छा, आप लोगों ने वो जो दिया था असाइनमेंट, हाँ उसका उसका याद है आपको? उसकी लिंक दे जरा। तो खैर इसको भी ये खोलते हैं तो हम देख लेते हैं। लेकिन मैं दिखाना ही चाह रहा हूँ कि टॉगल बटन जो होते हैं आपके, उनमें ये वाला केस टिपिकली यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हम आपसे पूछते हैं कि भाई अगर ये बराबर है ट्रू के ऑपोजिट, तो वो उसको ऑपोजिट चीज़ सेव करा दो। ये मुझे बताना, असाइन टू डू वर्सल डॉट, बस ये आ जाएगा, स्लाइड से नहीं। ये इधर यहाँ पे एक टॉगल बटन बना हुआ है, सही है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पीछे बैकग्राउंड क्या हो रहा है, वाइट, फिर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, सही है। ये एक टॉगल बटन है। इसका फंक्शन या इसकी कंडीशन कैसे बनती है, हम चेक करते हैं कि फर्ज करें, इसका सिंपल कैसे हो सकता है कि फर्ज ये चेक है, स्टार्ट में क्या है, ये ट्रू है, सही है। हम यहां पे कहते हैं कि बल्कि आप बताएं आप कैसे होगी है। मैं कंडीशन, सिंपल कंडीशन है, मैं चाह रहा हूं अगर इसके अंदर ट्रू हो तो इसके अंदर मैं फॉल्स सेव करा दूं, फॉल्स हो तो क्या सेव करा दूं, कैसे होगी? मजे की बात है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये यूं हो जाएगा, सही है। ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन है। यहां पे वो क्या उसको कह रहा है, ये जाहिर सी बात है किसी और जगह पे होता है, किसी फंक्शन के अंदर होता है, किसी ऐसी जगह पे होता है, ये ऐसे आगे पीछे थोड़ी होगा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इसमें हो ये रहा है, उसको कह रहा है कि भाई ये ट्रू है तो अब इसकी वैल्यू क्या कर दो, ऑपोजिट, सही है। अगर हम इसको इफ एल्स की कंडीशन में लिखें ना तो कुछ ऐसे होगा, इस पूरे साइकिल को, सही है। हम कहते हैं इफ check, then check it is equals to false, else check it is equals to true। अब ये जो यहाँ पे काम हुआ है वो ये यहाँ पर है, ये दोनों बराबर हैं। उसकी वजह क्या है आप देखें, वो कह क्या रहा है, वो कह रहे हैं इफ चेक। अब इफ तब चलेगा जब चेक में क्या सेव होगा, ट्रू, ये बात तो गारंटी है। तो जब ये ट्रू होगा तो जाहिर सी बात है वो इसके अंदर आ जाएगा, जब इसके अंदर आ जाएगा तो उसमें क्या सेव हो जाएगा, फॉल्स। अगर चेक फॉल्स होगा तो जाहिर सी बात है क्या चलेगा, एल्स, तो चेक में फिर क्या सेव हो जाएगा, ट्रू। यही काम ये नॉट ऑपरेटर यहाँ पे एक लाइन में कर दे रहा है कि चेक को सेव कर दो किसके ऑपोजिट ऑफ चेक, यानी कि ट्रू हो तो क्या कर दो फॉल्स, फॉल्स हो तो क्या कर दो ट्रू, ये ऑपोजिट है। ये टॉगल बटन में नॉर्मली ज्यादातर ये नॉट ऑपरेटर यूज होता है। एक इसका यूज यहाँ पर है, दूसरा यूज इसका डेटा साइंस में बहुत ज्यादा होता है। डेटा साइंस में अब कहाँ पे होता है कि अगर इस स्ट्रिंग में ये चीज है, सही है, तो ये हो जाए, अगर इस ये वाली स्ट्रिंग इसमें नहीं है तो ये हो जाए। जैसे कि फर्ज करेंगे हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब डेटा जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास सारा डेटा जो स्क्रीन का डेटा है ना हमारे पास एक फाइल में आके सेव हो जाता है। अब मुझे ये देखना है कि अगर इस लाइन के अंदर टेलीफोन का लफ्ज है ना, अगर टेलीफोन का लफ्ज है तो टेलीफोन वाला फंक्शन चल जाए, सही है। अगर इसमें टेलीफोन का वो लफ्ज नहीं है तो एड्रेस वाला फंक्शन चल जाए। मुझे पता है यहाँ तो इसमें टेलीफोन होगा, यहाँ नहीं होगा। तो अब दूसरी वाली कंडीशन में मेरे पास कौन सी वाली आ रही है, नॉट इक्वल्स टू टेलीफोन वाली। ये मेरे पास फर्ज करेंगे बिग स्ट्रिंग है, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मैं देख रहा हूं उस स्ट्रिंग के अंदर क्या ना हो, टेलीफोन इसके बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन चल जाए, अगर है तो ये वाली कंडीशन। लाजमी सी बात है कंडीशंस डिफरेंट होंगी, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। किस चीज़ के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सिर्फ पैरेंथेसिस के, ठीक है।
एक बहुत सिंपल सा बचकाना सा एक छोटा सा असाइनमेंट दिया जाता है जब हम कंडीशंस वगैरह पढ़ लेते हैं। वो असाइनमेंट क्या दिया जाता है? असाइनमेंट ये दिया जाता है कि num1 num2 और यहां पे बोला जाता है एंटर क्या? ऑपरेटर। अभी तक आपने जितना काम किया वो क्या था? एल्स इफ इफ एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे वो इफ और एल्स इफ वाला काम आ रहा है जो मल्टीपल कंडीशंस है बेसिकली। अब बेसिकली यहाँ पे वो देखो क्या करेगा, हम लगाएंगे इफ और किसको हम टेस्ट करेंगे? ऑपरेटर को। हम कहेंगे अगर ऑपरेटर बराबर है किसके? प्लस के, तो ये चलाओ। ठीक है, अब इसमें क्या चलाना है? अभी इसको छोड़ें। उसके बाद क्या है? उसके बाद अब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? एल्स इफ। अब यहां पे मल्टीपल कंडीशंस है, बात समझ रहे हैं? पहले तो था कि ये ट्रू हो तो ये चले, फॉल्स हो तो एल्स चले। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। अब मैं कह रहा हूं कि प्लस हो तो इफ चले, लेकिन अब मुझे माइनस के लिए भी चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए भी चाहिए, डिवाइड के लिए भी चाहिए। सही है, तो मैं एल्स में सब कुछ तो नहीं लिख सकता, तो मुझे बार बार कंडीशन चेक करानी है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एल्स इफ, क्योंकि वो चार में से कोई एक चीज भेजेगा, मुझे ये पक्का है। बात समझ आ रही? अब यहां पे हम ये वाली चीज कॉपी करके लाते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे सिर्फ क्या लिख देते हैं? माइनस। अब अगर आपको समझ गए होंगे तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं? कॉपी। और कितने ऑपरेटर्स होते हैं? 4। तो ये पहले 2 हो गए, ये 3 और ये 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अच्छा मुझे जरा लॉजिकली बताएं इधर एल्स में क्या आना चाहिए? एंटर करेक्ट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि भाई आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या, कौन सी लैंग्वेज है? लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब जरा सोचते हैं कि इधर हुआ क्या। फर्ज करें कि ऑपरेटर के अंदर सेव हुआ क्या? सेव हुआ मल्टीप्लाई। स्टेरिस्क सेव हुआ, मल्टीप्लाई सेव हुआ। तो मल्टीप्लाई जब सेव हुआ तो सबसे पहले इफ चलेगा। इफ में आके उसने चेक किया भाई क्या ऑपरेटर इसके बराबर है, उसको जवाब मिला नहीं, तो वो इसके अंदर नहीं गया, वो डायरेक्टली उसने जंप मार लिया कहां पे? लाइन नंबर 11 पे। अब 11 पे उसने चेक किया क्या ये माइनस के बराबर है? नहीं, तो वो और नीचे आया एल्स इफ। अब उसने ऑपरेटर पे चलाया, अब उसने चेक किया क्या इसके बराबर है? हाँ, तो अब ये इधर चल जाएगा। और नीचे वाला दूसरा जो कोड है वो नहीं चलता, बस एक चलना लाजमी होता है। ठीक है, अब जरा सोचें कि किसी ने ये कर दिया, सॉरी ये तो मैंने गलत किया, यहां पे किसी ने ये कर दिया। अब ऑपरेटर के अंदर क्या सेव हुआ है? अजीब ही कोई वैल्यू है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। जब वो इन सब से गुजर के आ गया, उसको समझ आ गई कि मेरे पास इसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो वो क्या चला देगा? एल्स चला देगा। सही है, ये मल्टीपल कंडीशंस ऑपरेटर्स हैं। और यहां पे वो क्या प्रिंट कर देगा? एंटर करेक्ट ऑपरेटर। अब इसको जरा सा थोड़ा सा चलने के काबिल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। फर्दर हमारा बेसिकली क्या होगा? num1 प्लस num2, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, लेकिन इधर एक चीज़ करना लाजमी है, और वो क्या है? %। उसका आपको वजह पता है? अगर नहीं पता तो मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। %। हमने छोटी सी क्या
सिस्टम बना लिया इधर, इसको ज़रा आप चला के देखते हैं। अच्छा, इसमें फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है इधर। अब पहले वो क्या मांग रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने दिया 10। अब क्या मांग रहे हैं, एंटर नंबर 2, हमने कहा 20। अब क्या मांग रहे हैं, एंटर ऑपरेटर। अब मैं वही वाली कंडीशन करता हूँ अजीब व गरीब और एंटर मार देता हूँ, तो मुझे वो क्या बोल रहे हैं, एंटर करेक्ट ऑपरेटर। अब दोबारा से मैं 10 फिर 20, अब मैं इसको देता हूँ डिवाइड इक्वल टू, तो उसने क्या जवाब दिया, 0.5। बहुत सिंपल, बहुत इजी, जस्ट आपको कंडीशंस बताई गई। लेकिन इधर एक सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है, ये एल्स इफ जो था, अगर मैं ये करूं तो क्या ये सही है? हो रही है, ये दूसरा वर्जन है। मुझे ज़रा बताएं कि क्या ये वैलिड ऑपरेशन है या कोई जावास्क्रिप्ट कोई एरर देगा? पहली बात, इफ एल्स के बगैर चल सकता है? एल्स इफ के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन इफ एल्स के बगैर चल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब सवाल ये बनता है कि ये कोड वैसे ही चलेगा जैसे थोड़ी देर पहले चला था? हाँ, चलेगा नहीं चलेगा? इसमें मुश्किल क्या है? वो ऊपर ऊपर ज़रा सोचें इस पे मुझे बताएं, ज़रा दिमाग लगाएं, बोलें। सही है, एक मिनट, प्लस पे चलेगा वरना करेक्ट ऑपरेटर। हाँ जी, कोई और? मुझे इसका एग्जैक्ट मुझे जवाब देंगे, इसका एग्जैक्ट जवाब क्या आ सकता है? क्या? अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे नहीं जाएगा। सही है, और कोई? क्या? ये तो वही है ना, ये इन्होंने भी यही कहा ना कि एक कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे नहीं जाएगा वो। तो इनका भी यही है कि पहली कंडीशन आपका थोड़ा छोटा वाला जवाब है, इनका थोड़ा ज़्यादा जेनेरिक जवाब है। कोई और? एल्स? और बोले। इसको देखते हैं, इसका कोई रेजोल्यूशन का इशू हुआ है? मैंने चेक कराई थी, सही है वैसे। बस किसी को और कोई समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब हो सकता है? चले मैं आपको अपनी एक थोड़ी सी राय देता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें 2 लाइनें चलेंगी, एक लाइन के बजाय 2 लाइनें चलेंगी। सही, अभी तक एक ही लाइन चल रही थी।
अच्छा, आप, आपका नाम क्या है भाई? समीर समीर साहब कह रहे हैं कि इफ में से एक कमांड चलेगी, यही इफ में से एक कमांड चलेगी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, और उसके साथ साथ अगर डिवाइड नहीं हुआ तो एल्स चलेगा। सही, ये इनका एक और चौथा एक ऑप्शन है। अब आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ चुके हैं, तो इसको चला के देखते हैं। सही है, तो पहला नाम है 10, दूसरा नाम है 20। ऑपरेटर में सबसे पहले हम देते हैं प्लस, पहला इजी है, ज़रा चेक करते हैं क्या होता है। मैंने किया प्लस तो क्या आया 30, और मैंने कहा था 2 लाइनें चलेंगी। सही है सही है, इन्होंने जो बात कही ना वो सही थी। वो क्यों सही थी? क्योंकि पहले जो मैंने कोड किया था वो एक ही इफ एल्स ब्लॉक था। इसको हम ऐसे बताते हैं कि वो पहला वाला पूरा कोड क्या था, एक ही इफ एल्स ब्लॉक था। उसमें एक ही इफ स्टार्ट हो रहा था और वो कहाँ पे जाके खत्म हो रहा था, एल्स पे। तो जब पहला इफ नहीं चला तो वो दूसरे इल्स एफ पे आया, फिर इल्स एफ पे आया, फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। जब उसको कुछ नहीं मिला तो फाइनली क्या चला था, एल्स। लेकिन यहाँ पे अब ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। सही है, इस वाले इफ को नहीं पता ये वाला इफ है, इसको नहीं पता ये वाला है, इसको नहीं पता ये वाला है, और ये तो दुनिया से ही अलग है। अब देखिए हो क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। मजे की बात है कि प्लस चला, सही है, तो उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट 30 कर दिया, लेकिन लाइन नंबर 12 भी चली, आपको दिखी नहीं लेकिन वो चली। सही है, उसने चेक किया कि भाई माइनस है नहीं है। अब इसके पास कोई एल्स नहीं था तो उसने कुछ टाइप नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ा लाइन नंबर 16 पे, उसने चेक किया क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो वो नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे एल्स नहीं है, वरना वो उसका भी एल्स चला था। इसका मतलब है कि इन 3 ऑपरेटर्स के बाद भी अपना अपना एल्स होता तो इस वक्त आपके पास एक नंबर आता और 3 एंटर करेक्ट ऑपरेटर के स्टेटमेंट प्रिंट होते। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि प्लस तो चला, लेकिन जब वो लाइन नंबर 20 पे आया, इसने चेक किया कि भाई क्या ये इसके ऑपरेटर बराबर था, नहीं, तो उसने क्या चला दिया, एल्स, क्योंकि उसके पास एल्स अवेलेबल था। ये फर्क है एक सिंगल इफ एल्स ब्लॉक और इंडिपेंडेंट इफ एल्स ब्लॉक में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चे भी इसको पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर आप इनको ज़रा देखें तो पहले कुछ वो यूं था इफ, सही है, ये कुछ ऐसे दिख रहा था एल्स इफ, और फाइनली क्या, एल्स। अब जरा इनको देखें, इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर ये इसका एल्स होता तो ये कुछ ऐसा है कि मैंने इसको कॉपी करके मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा। तो जो नया नया इफ एल्स कंडीशन बंदा सीख रहा होता है ना, वो कहता है यार ये इतना मुश्किल सिंटैक्स याद रखने की क्यों जरूरत है, हम अलग अलग बना लेते हैं। लेकिन अब अलग अलग से मसला क्या बनता है कि वो हर इफ एल्स को अलग अलग समझ रहा है और इसमें ब्रेक करता है। उसको एक भी कंडीशन इक्वल मिल गई तो वहां पे ब्रेक हो जाता है, वहां पे रुक जाता है, नीचे नहीं जाता। लेकिन इसमें वो नीचे जाएगा क्योंकि वो सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, और सबको इंडिपेंडेंट ट्रीट करेगा। ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो बहुत ज़्यादा लोग इफ एल्स कंडीशंस में करते हैं और इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उभरते हैं। अभी आपको ये बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ा खतरनाक मसले पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा एरर है जिसका कोई एरर आउटपुट नहीं आता। वही वाली बात है कि आपके पास एक वैल्यू आ रही है 0, लेकिन आनी क्या चाहिए थी 50, ठीक है। अब ये कोई एरर नहीं है तो जावास्क्रिप्ट आपको बताएगा नहीं कि मसला कहाँ है। हमेशा जो बिजनेस लॉजिक के अंदर इशू होता है उसको पकड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास कोई एरर नहीं आता।
अब यहाँ पे कोई अनडिफाइंड का एरर आएगा तो कम से कम जावास्क्रिप्ट मुझे बताएगा तो कि फला लाइन पे फला मसला हुआ है। ये बिजनेस लॉजिक में इशू है। अब आपके पास आउटपुट में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ क्या लिखा आएगा 30, लेकिन उसके साथ साथ क्या लिखा आ गया, एंटर करेक्ट ऑपरेटर। समझ रहे हैं? अब आप परेशान हो जाओगे ये क्या हुआ, एंटर करेक्ट ऑपरेटर को तो नहीं दिखना चाहिए था तब तक जब तक मैं कोई गलत चीज़ ना डालूं। अब आप कोई चीज़ गलत डाल रहे हो तो भी इंटर करेक्ट ऑपरेटर दिखा रहा है, और अगर आप कोई चीज़ नंबर सही भी डाल रहे हो फिर भी इंटर करेक्ट ऑपरेटर दिखा रहा है, लेकिन जवाब दे रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक बिजनेस लॉजिक में इशू है, और जब बिजनेस लॉजिक में इशू होता है उसको पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से उसके कॉन्सेप्ट को सही से समझना चाहिए। तो पहले वाले ने जो जवाब दिया कि भाई प्लस चलेगा वरना करेक्ट ऑपरेटर, तो उनका सवाल का ये जवाब बनता है कि ये हर बार चलेगा सिवाय डिवाइड के। उसकी वजह क्या थी कि ये एल्स जो है ये सबका एल्स नहीं है, ये सिर्फ लास्ट वाले का एल्स है। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे नहीं जाएगा। जिसने भी ये बोला था इफ एल्स ब्लॉक के लिए। सही है, जब ये इफ एल्स ब्लॉक होता तो ये वाली लाइन सही थी। सही, और ये है कि एल्स नहीं चलेगा तो ये अगेन गलत होगा, क्योंकि वो एल्स लाजमी चलेगा, क्योंकि उसको अगर डिवाइड के बराबर नहीं मिला तो एल्स चला देगा, उसका बाकियों से कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो ये आपके क्या हो गए इफ एल्स। हाँ, ये एक अच्छा सा जवाब है, ये मुझे भी आज तक इसका नहीं मिला जवाब। देखिए कोड शॉर्ट हो जाता है, ये उसका बुक में रीज़न ये है। मैंने खुद भी, मेरे दिमाग में हुआ था, मैंने स्विच केस पढ़ा ही नहीं था इस वजह से। जब मैं खुद ये स्टूडेंट था तो जब टीचर हमारा पढ़ा रहा था, बेटा देखो ये स्विच है, फिर ये केस है, ये ऐसे ऐसे, मैंने कहा यही काम तो इफ एल्स में भी होता है। मुझे पहले फील हुआ शायद ना होता हो, तो मैंने घर जाके कंसोल में चेक भी किया, फिर भी सही हो रहा था। सेम आउटपुट जो है स्विच केस दे रहा है, स्विच के तरह, जिन बच्चों को नहीं पता एक और चीज़ है इफ एल्स की तरह ही है, वो स्विच केस कहलाती है। सही है, उसमें सेम काम होता है जो यहाँ पे काम हुआ है ना, आप ऑपरेटर चेक कर रहे हो, उसमें भी सेम काम होता है, सारा चल जाता है। तो उसमें ये भी एक टेक्निकल वैसे टर्म है, तो लेकिन वो खामखा की कॉम्प्लेक्सिटी है। मज़े की बात है, मैंने खुद भी वो नहीं पढ़ा था। उसकी वजह ये थी कि मैंने वही देखा कि इफ एल्स तो चला रहा है ना, जब एक चीज़ दोनों काम कर रही है तो वो चीज़ सीखो जो सारा कर रही है। सही है, खामखा स्पेशलाइजेशन हम तब करेंगे जब हम स्पेशल बनेंगे, अभी तो कम से कम इतने तो बन जाएंगे, कोड लिख तो लें। सही है, तो स्विच केस को आप भूल जाएं। वैसे ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस हो। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में भी ऑप्शन तभी दिया गया है कि भाई आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सही है, तब आप स्विच केस इस्तेमाल करोगे जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी हो। उस नतीजे में आपको इफ एल्स नहीं दिखता। इफ एल्स सिर्फ वो तब इस्तेमाल करता है जब एक कंडीशन चेक करनी होती है, लेकिन मैंने तो आज तक ये यूज़ किया है, मुझे तो कभी मसला नहीं हुआ, परफेक्ट काम करता है। ठीक है, इवन स्विच केस का मुझे सिंटैक्स भी नहीं याद है, पाइथन का याद है, मैंने रिसेंटली इस्तेमाल किया था, क्योंकि पाइथन में ये चीज़ देखी जाती है, ये कोड जो है ना, जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उतना करो, उसको हम रिफैक्टरिंग कहते हैं, तो वो उधर अच्छा होता है। क्लाइंट बोलता है चलो ये बंदे का कुछ अकल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में तो मैंने देखा है वैसे ही फैला हुआ कोड होता है, क्या उसमें टेंशन है। सही है, तो ये हम इसको दोबारा वापस लाते हैं जो कि इसका एक्चुअल कोड है। बोले क्या? हाँ, देखें वैसे इसको यूज़ करने का सबसे तेज़ तरीका क्या है? कि हम इसको कंसोल में ट्राई कर लें। यहाँ पे फनकारियाँ ना जल्दी समझ आ जाती हैं और तेज़ी से भी पता लग जाता है। अब पहली कंडीशन क्या है? प्लस इक्वल टू आप कह रहे हैं प्लस मल्टीप्लाई है जो भी है डिवाइड, तो वो नीचे क्या दे रहा है? क्योंकि आप एक चीज़ दिमाग में रखें, जो आपका कंप्यूटर है ना वो पागल है। कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता। सही बात बता रहा हूँ। कंप्यूटर को ऐसे सोचे कि वो एक छोटा बच्चा है जिसको कोई अकल नहीं है। सही है, लेकिन ओबीडियंट बच्चा है। आप उसको जो करने को कहोगे वो डिट्टो वो काम करता है।
वो एक स्टेप उधर नहीं मुड़ता, दूसरा स्टेप उधर नहीं लेता, वो चुप करके वही काम करेगा जो आप उसको कहोगे। समझ आ रही है? तो ये कुछ ऐसे, हमारे जब टीचर थे तो वो हमें बोलते थे कि ये इस तरह की बीवी सबको चाहिए होती है कि जो बंदा कहे वो करे। तो क्या बात है, उनका नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो ये तो थोड़ा ना लाइक बच्चा है। इसको बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि बीवियों में क्यों अकल होती है। रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो नहीं, वैसे हमने एक एडिटर बिठाया हुआ है इसी काम के लिए। तो ना कुछ अब लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोगों में थोड़ी कम अकल होती है लेकिन होती है, बच्चे में अकल नहीं होती। सही है? तो ये इसका कंप्यूटर के साथ मुआवजना ना बहुत सिंपल है कि इसके पास अपनी कोई अकल नहीं है। आप इसको बोलोगे ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ वैसे ही करेगा। अब आपके जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी अकल होती है कि भाई अगर एक पानी का ग्लास है उसको धक्का दोगे तो गिर जाएगा। सही है? अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कंप्यूटर से कि यार ये चीज़ तो ये समझ जाएगा। सही है? लेकिन ये फिर भी नहीं समझता। सही है? बिल्कुल पागल है, इसके पास कोई दिमाग नहीं है। आप इसको जो चीज़ कहोगे वो डिट्टो करेगा। अब आपने इसको बोल दिया कि प्लस इज इक्वल टू प्लस, तभी ये जवाब क्या देगा? ट्रू। उसके अलावा आपने एक डॉट भी एक्स्ट्रा दे दिया तो वो फॉल्स कर जाएगा। तो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप ऐसे समझें कि वो एक ऐसा बच्चा है जो कुछ नहीं समझता। आपको उसको एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? मेन टेक्निक ये है जो इवन बच्चों को आजकल जो मैंने देखा है कि MIT वगैरह जो है उनके प्रोफेसर्स ने कुछ बच्चों के लिए कोर्सेज बनाए। उसमें उन्होंने एक गेम बनाया हुआ है टर्टल का, शायद आप में से किसी ने भी देखा हो। और टर्टल के गेम में उन्होंने क्या किया है कि वो यही इफ एल्स की कंडीशंस ना ये समझाते हैं उसमें कि आगे ऑब्स्टिकल आए तो लेफ्ट मुड़ जाओ। सही है? फिर लेफ्ट मुड़ के 2 कदम आगे चलो, 2 कदम आगे चलने के बाद फिर राइट मुड़ो। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेप्स बनाए हुए और वो दिखा रहे हैं कि बच्चों को सिखा रहे हैं कि कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम करना है। सही? प्रोग्रामिंग का बेसिकली आपका डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि आप कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इफ एल्स कंडीशन। डिसीजन ट्री किसी ने सुना है? डिसीजन ट्रीज नहीं? अभी आपको समझाते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है, टेंशन ही ना लें। एक हम बनाते हैं इफ, एक हम बनाते हैं एल्स। मैं कह रहा हूं नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो किसके? 10 के। ये कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर है। num2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू वो 10 के। सही है? और num1 इक्वल्स टू num2। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सही है जी। एक मेडिकल रिपोर्ट है, सही है, एक सिंपल सी मेडिकल रिपोर्ट है। उसमें कुछ CBC रिपोर्ट सुनिए कभी, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट। उसमें कुछ ना आपके ब्लड के कुछ सैंपल्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें, जैसे RBCs, WBCs, सही, इस तरह के प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी टेस्ट की जाती हैं। अब उनका ना कुछ मार्जिन होता है, कोई चीज़ के नंबर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ एक नंबर से कम नहीं होनी चाहिए, उसके कुछ इस तरीके से उनकी मेडिकल साइंस है। और कोई चीज़ बराबर नहीं होनी चाहिए किसी के। तो यहाँ पर इसी तरीके से समझ लें कि मेरे पास एक रिपोर्ट एंटर हो रही है और उस रिपोर्ट में मैं एक कंडीशन ट्राई कर रहा हूँ। अब ज़रा इस कंडीशन को गौर से देखें, हो क्या रहा है। थोड़ी सी
कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप रूल वाइज चलेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें ना तो इस पूरी कंडीशन के दो पार्ट्स हैं। ये इसका पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो बीच में एक ऑपरेटर है ना, ये एक ऐसा ऑपरेटर है कि ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का मतलब होता है या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए। सही है? इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो भी ये चल जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो भी ये चल जाएगा। तो ये वाला समझना तो बहुत आसान है कि num1 num2 के बराबर हो जाए तो ये इफ की कंडीशन चल जानी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? नींद आ रही है क्या? यहाँ पे देखिए मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ कि जो नंबर 1 है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो किसके, 10 के। और ये और नहीं है वैसे, एंड का क्या मतलब है? दोनों ट्रू होनी चाहिए कि नंबर 2 किससे कम या बराबर होना चाहिए, 10 के। अच्छा एक बात बताएं, ये कंडीशन कभी ट्रू होगी? ये कब ट्रू कब हो सकती है? दोनों में सही है। तो देखने से ये लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जब हम इसको 10-10 पास करेंगे दोनों नंबर्स में तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको सोचें, कुछ कह सकते हैं कि हम 2-2 दे दें, हम 8-8 दे दें, हम 9-9 दे दें, हम 12-12 दे दें, क्योंकि ये कंडीशन तो इस पर पास हो जाएगी। भले ये 12-12 हो, ये पास हो जाएगी, लेकिन ये वाली कंडीशन यहाँ पे ब्रेक कर जाएगी। अब ये वाली कंडीशन 8 पे ब्रेक करेगी और ये वाली कंडीशन 12 पे ब्रेक करेगी। सही है? तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जो इसको पास कर सकती है और वो क्या है, 10-10। सही है? तो मैंने मजाक में बोल दिया, असल कंडीशन अब कुछ ऐसे है। अब ये क्या कह रही है कि सिंपल नंबर 1 या 10 से इक्वल हो या बड़ा हो, ये से 10 से छोटा हो या इक्वल हो, और ये आपस में या बराबर हो जाए, या बराबर हो जाए। अब यहाँ पे या है क्योंकि ये वाला है। ये बात समझ आ रही है? आपके पास जो नॉर्मली कंडीशंस बनती हैं वो कुछ ऐसी ही बनती हैं। सही है? पहले तो हम मजाक खेल रहे थे, ये जो इक्वल टू और ये सब ये यूज़ होता है। आपके पास यूज़ केस है तो आप उसको इस्तेमाल करें, अगर यूज़ केस नहीं है तो आप ना करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए यही वाला यूज़ होता है। अब फर्ज करें आपके पास एक माई वैल्यू है, सही है? अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपका कोड सिर्फ तब चलना चाहिए जब इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा आए, वरना ये चीज़ ना चले। यही काम आई थिंक आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पे ये माई वैल्यू जो है आप सिंपली कहाँ पास कर देते हो, इफ की कंडीशन में। सही, आप इफ की कंडीशन में पास करोगे, अब वो तभी चलेगा। फर्ज करें ये माई वार, मैं कह रहा हूं कि माई वार डॉट अपेंड, ठीक है? इसको जरा ना देखें अपेंड क्या है, फलाना ढिमकाना, इसको जरा ना देखें। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी तो ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। सही है? ये क्लासिकल एग्जांपल है जो आपके जो अपकमिंग असाइनमेंट्स होंगे उनमें से किसी ना किसी पे ये अप्लाई होगा। अभी के लिए इसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं है। अच्छा, इसको चेक करने का ना अगेन फास्टेस्ट वे जो है वो यहाँ पर है।
अभी देखेंगे नंबर 1 में मेरे पास क्या सेव हुआ है 10 और नंबर 2 में क्या सेव हुआ है 10। तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली। अब ये ट्रू हुई तो आगे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो और ऑपरेटर है और वो सारा काम सेट हो गया। सही, ये तो मुझे समझ आई। लेकिन अगर हम num1 को कर दें क्या, num1 को कर दें 2 और num2 जो है वो अभी भी 10 रहे। अब हमें देखना है कि इस कंडीशन का जवाब इफ चलेगा या नहीं। तो हम इसको चलाएंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, फॉल्स। अब इसकी वजह क्या है कि num1 10 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे क्या है, छोटा है। तो ये फेल हो गई, ये कंडीशन पूरी फेल हो गई। वजह क्या है, एंड। और एंड ऑपरेटर का आपको पता है कि दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू। अब ये फॉल्स हुई ना तो इसको चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये पहली फॉल्स हुई तो बस बात खत्म हो गई। उसके बाद जब मैं एक और लाइफ लाइन है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो भी चल सकता था, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इक्वल टू होने चाहिए और ये क्या इक्वल टू है, नहीं है। तो पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो यानी कि वो बंदा मर गया, एल्स चल जाएगा, यूर डेड। बात समझ आई। इस तरीके से नॉर्मली आपकी इफ एल्स की कंडीशंस चलती हैं। इफ एल्स की कंडीशंस में अब एक सिंपल सा एक और टॉपिक रह गया जिसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस हम कहते हैं। आप लोगों को आप पढ़ा है टेर्नरी ऑपरेटर और रिएक्ट का पार्ट, और उसमें बहुत यूज होता है आपके पास। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, ये रिएक्ट में आप यूज कीजिएगा इफ एल्स की कंडीशन यूज हो सकती है टर्नरी की जगह। इसकी वजह क्या है, एक लाइन वजह नहीं है खैर उसकी। सही है, टर्नरी का कोई ना कोई आउटपुट होता है, इफ एल्स का जरूरी नहीं है, इफ एल्स नहीं चलती। गुड, सही है। तो खैर ये जो अभी हमने बात की आप वो ना सुनिए। उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि अब आपका एक टॉपिक रहता है इफ एल्स कंडीशन में, उसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशंस कहते हैं हम उनको। नेस्टेड कंडीशंस आपको पता लगेगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें सिर्फ स्टेजेस होती हैं, लेकिन वो स्टेजेस जो हैं कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, और उसी तरीके से हम आपका थोड़ा सा दिमाग जो है आगे पीछे करेंगे, ठीक, क्योंकि वो चेक कर थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग करनी है ना, कैसे आपका दिमाग काम कर रहा है। अब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इवन जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इसी तरीके से होते हैं। आपके सामने वो एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिख देगा, बोलेगा इसका जवाब क्या आएगा, समझ रहे हैं। तब आपको बस रूल्स याद रखने, हर चीज़ का एक रूल है, एक लॉजिक है, सही है। इक्वल्स टू की एक लॉजिक है, ग्रेटर देन इक्वल टू की एक लॉजिक है। बस आपको वो लॉजिक दिमाग में रखनी है कि आप लॉजिक से ना हटो, सही है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने इफ एल्स वाला देखा कि अगर एक ही इफ एल्स ब्लॉक है तो वो एक दफ़ा अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आगे वो नहीं बढ़ता, लेकिन अगर इफ एल्स अलग अलग हैं तो वो हर इफ एल्स को चलाएगा। अब ये आपको लॉजिक अपने पास पक्की रखनी है, तो आपके पास जो जिस किस्म का भी इफ एल्स का कोड आएगा आप सिंपली चला सकते हैं। एक और मैं आपको चीज़ बताना भूल गया था कि एक मैथमेटिक्स में एक चीज़ है, उसको हम कहते हैं डिसीजन ट्री। अगर आप डिसीजन ट्री को देखें, ये बिजनेस वालों को पढ़ाया जाता है नॉर्मली। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, वो सिंपल एक कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया जाता है, सही है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि हमारा ग्रोथ कितनी है, हमारे लॉसेस कितने हैं, हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, हमारे टैक्सेस कितने हैं। एल्गोरिथम एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोग्राम को कहते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, सही है। अ सेट ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो एक तरह से हायर हायरार्की में आता है। तो एल्गोरिथम इस चीज़ को कहते हैं कि बहुत बड़ा एक प्रोसेस हो, लेकिन उसका जो जवाब है सबका एक ही, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दे, तो हम उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास एक एल्गोरिथम बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस किस तरीके से, उसको हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 पे हम सबसे पहले टॉप पे देखते हैं कि अब आपके पास फर्ज करेंगे 2 कंडीशंस हैं। अगर हमारा नेट प्रॉफिट 50% से ज़्यादा है तो इस ब्रांच में आ जाओ, अगर हमारा नेट प्रॉफिट 50% से कम है तो इस ब्रांच में आ जाओ। अब हम चेक करेंगे क्या हमारी ग्रोथ 16% से ज़्यादा है तो इस ब्रांच में आ जाओ, अगर हमारी ग्रोथ 16% से कम है तो इस ब्रांच में आ जाओ। ऐसे करते करते जो है ना, आपका फाइनली एक डिसीजन होता है कि भाई इस कंपनी के साथ हमें इलाक़ करना है या नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या हमें ये वाली मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं, या हमें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं।
इस बेसिस पे जो आपका एक फाइनेंस ऑफिसर है या फाइनेंस मैनेजर है वो डिसीजन लेता है, और वो प्योरली एल्गोरिथम इफ एल्स कंडीशंस पे बना हुआ होता है, डोम की तरह होता है, पूरा एक डोम, हाँ डोम हायरार्की की तरह होता है। इसको डिसीजन ट्री हम कहते हैं नॉर्मली, सही है। इसको ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं कि भाई पहले एक सवाल है, अब उसके दो कंडीशंस हैं, या तो ये या ये, फिर आप इस ब्रांच पे आ गए, फर्ज करें ये ट्रू हुआ, हम इधर आ गए, इफ चल गया, अब इस इफ पे चेक करेंगे या तो इफ चले या एल्स चले, फर्ज करें इधर एल्स चला, फिर आप एल्स में आ गए, अब इस एल्स से दोबारा या तो इफ चले या एल्स चले, तो आप नीचे आते जा रहे हैं। अभी आपको लग रहा है ये क्या पागलपन है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इससे जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं बिजनेस में, वो इसी डिसीजन ट्री के तहत लिए जाते हैं। जो आपके CEOs हैं, जो आपके फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, वो ये वाला एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, और इसके पूरे पूरे सॉफ्टवेयर्स हैं। इवन आपका जो एक्सेल है वो भी डिसीजन ट्री सॉल्व करता है, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी किसी कंपनी के 50 वेरिएबल्स होते हैं, किसी के 100 वेरिएबल्स होते हैं, किसी के 150 वेरिएबल्स होते हैं। अब एक इंसान इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ नहीं सोच सकता कि हमारा नेट प्रॉफिट ये होना चाहिए, हमारी ग्रोथ ये होनी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारी 10 ईयर की प्रोडक्शन ये होनी चाहिए। इतने सारे वेरिएबल्स फिर वो किससे सॉल्व करता है? आपके सिंपल डिसीजन ट्री से। और आपका सिंपल डिसीजन ट्री किससे बन सकता है? इफ एल्स की कंडीशन से। वो मसला ये है कि वो नेस्टेड में आ जाएगा दोबारा। नेस्टेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसे मैंने कहा आप मुझे अगली कल की क्लास में याद दिला दीजिएगा, मैं बना के देंगे, सही है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होती है, तो और उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा जो भी आज पढ़ाया है।